हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय। और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं राजन सीरीज, चूँकि हम लोग डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं राजन सीरीज, और राजन सीरीज में हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज है ये आपका बहुविकल्पी का चौथा पार्ट। और यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से, क्योंकि 90 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। आज 91 से लेके 120 तक देखेंगे। तो पहले यहाँ पे 91 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? व्यापार कर, मनोरंजन कर, यात्री कर, निगम कर। तो दोस्तों देखिए, कर वाला चैप्टर हम लोग डिटेल में पढ़े हैं। इसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा, सबसे पहले ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या है। व्यापार कर, मनोरंजन कर, यात्री कर, निगम कर। तो यहाँ पर व्यापार कर, मनोरंजन कर, यात्री कर, ये सब जो होते हैं ये राज्य सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो कर लगाया जाता है वो होता है निगम कर। तो नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92 है, आयात व निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को कहते हैं आय कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला जो कर होता है वो होता है सीमा शुल्क। और सीमा शुल्क जो होता है वो एक अप्रत्यक्ष कर का एक रूप होता है। और सेवाओं के आयात और निर्यात दोनों पे ये लगाया जाता है। मुख्य कर माल और सेवा कर, यानी कि जो जीएसटी होती है, इसी को हम सीमा शुल्क के रूप में देखते हैं। और ये 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। यह पूरे भारत के लिए एक अप्रत्यक्ष कर भी है। ओके, तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो सीमा शुल्क है वो अप्रत्यक्ष कर है, और ये सीमा शुल्क हमें जीएसटी के रूप में पे करना होता है। ये पूरे भारत में अप्रत्यक्ष कर के रूप में पे किया जाता है। नंबर 93 है, मत्स्य पालन के प्रमुख क्षेत्रों में उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय क्षेत्र का नाम है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा नाम है जो उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का तटीय क्षेत्र है, और वो मत्स्य पालन यानी मछली पालन का प्रमुख क्षेत्र है। तो यहाँ पे डॉगर बैंक, ग्रेट फिशर बैंक, फिश फाउंटेन बैंक और ग्रांड बैंक। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका द ग्रांड बैंक। क्वेश्चन नंबर 94 है, विश्व के प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं। 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री से 30 डिग्री से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, अलास्का तट, और 30 डिग्री से 60 डिग्री पश्चिमी अक्षांश। दोस्तों देखिए, जो प्रमुख मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं वो हैं 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो यहाँ पे जब हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे, जब तो मैंने आपको ग्लोब बना के आपको समझाया था कि इस तरह से ग्लोब जो होता है, ग्लोब के जो बीचों बीच जो रेखा होती है वो 0 डिग्री, इसको हम कौन सी रेखा कहते हैं? विषुवत वृत्त। और इसके ऊपर फिर इस तरह से 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरह से रेखाएं होती हैं। और इसके नीचे भी सेम इसी तरह से होती हैं। तो ये जो क्षेत्र होता है 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है। ये 2 अक्षांशों में विभक्त होता है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ये जो विषुवत रेखा जाती है इसी से ऊपर जो होता है वो उत्तरी अक्षांश, नीचे जो है वो दक्षिणी अक्षांश। तो यहाँ पे 40 से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है। तो ये मत्स्य पकड़ क्षेत्र पाए जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, विश्व में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, जापान, ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, और यहाँ पे क्या दे रहा है? नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत की बात कर रहा है तो पवन ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 97, निम्न में से कौन संपूर्ति संसाधन नहीं है? जल, जल विद्युत, कोयला, पवन ऊर्जा। तो संपूर्ति संसाधन की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98,
रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 1 अप्रैल 1951 को, 1 जनवरी 1948 को। दोस्तों देखिए, रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। भारत का केंद्रीय बैंक है स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक और विश्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक पूछ रहा है तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है पश्चिम बंगाल में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है ये आता है पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र स्थित है नागपुर, तारापुर, कोल्हापुर, कोलकाता। तो सही आंसर हो जाएगा तारापुर। और ये तारापुर कहाँ पड़ता है आप कमेंट करके बताइएगा, मैंने आपको डिटेल स्टडी में सारी चीज़ें बताई हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102, मुंबई हाई क्या है? पर्यटन स्थल, खनिज तेल क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र, ऊंचा समुद्र तट। मुंबई हाई आपको पता है कि क्या है, ये खनिज तेल क्षेत्र है। यहाँ पे आपका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि असम का डिगबोई है वैसे ही ये है। क्वेश्चन नंबर 103 है, आणविक खनिजों में कौन सम्मिलित नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, जिरकन और जिप्सम। तो आणविक खनिजों की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका द ऑप्शन सही हो जाएगा, जिप्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधनशाला कहाँ पर स्थित है? मथुरा, आगरा, लखनऊ, कानपुर। और यहाँ पे जो सही आंसर होगा तेल शोधनशाला, तो ये मथुरा में है। और इसी तेल शोधनशाला की वजह से जो आगरा का ताजमहल है वो पीला पड़ रहा है। ये सब डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। 105 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति सबसे पहले जानते हैं। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे ये समझना हमें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी सदन का सदस्य ना हो तो उसे कितने माह में संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है? तो यहाँ पे आपका 4 माह, 6 माह, 3 माह, 10 माह। यानी कि अगर कोई भी मंत्री अपना पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वो कितने माह के अंदर संसद की सदस्यता ग्रहण करे? तो कम से कम 6 माह के अंदर उसको ये संसद की किसी भी एक सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेनी होती है, 6 माह के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल। तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात हो रही, ये है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 109, केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है संसद के प्रति, सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, लोकसभा के प्रति और राज्यसभा के प्रति। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात हो रही है तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 110 है, भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम हैं सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा, लोकसभा एवं राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद, राज्यसभा एवं विधानसभा। दोस्तों यहाँ पे भारतीय संसद के दोनों सदनों का जो नाम है वो है लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग और है, वो क्या है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति। तो दोनों सदनों के अतिरिक्त संसद का एक अंग और होता है, वो होता है राष्ट्रपति। तो संसद के अंगों में राष्ट्रपति आता है और लोकसभा और राज्यसभा आता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, कारपोरेशन कर, शुल्क कर और उपहार कर। यहाँ पे
आपका 112 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो सीमा शुल्क होता है, यानी कि सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? उत्पादन कर, सीमा शुल्क, व्यापार कर और आय कर। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कर की बात हो रही है। हम लोग जब डिटेल में पढ़े थे तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कर चारों ऑप्शन में से जो है वो है कौन सा कर है? ये आय कर है। 114 है, बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित एक है, क्या है? महाकाव्य है, कविताओं का संकलन है, आत्मकथा है, धार्मिक पुस्तक है। तो बाबरनामा बाबर द्वारा लिखित उसकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 115, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह शब्द शेरशाह ने कहे थे, किससे कहे थे? हुमायूं से चौसा युद्ध के बाद, मालदेव से युद्ध करने के बाद और राय सिंह की विजय के बाद, कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद। तो यहाँ पर ये शब्द शेरशाह ने किससे कहे थे? मालदेव से युद्ध करने के बाद कहे थे। इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, इबादत खाना का निर्माण कराया था अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने। इबादत खाने का निर्माण करवाया था अकबर ने, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ था। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखते ही समझ जाएंगे, क्योंकि मराठा शक्ति का अभ्युदय अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा किसके काल में हुआ था, आप ऑप्शन देख के समझ जाएंगे। संभाजी के काल में, शिवाजी के काल में, साहू जी के काल में और शाहजी के काल में, शाहजी के काल में। तो दोस्तों देखिए, मराठों का सर्वाधिक उत्थान जो हुआ था वो हुआ था शिवाजी के काल में। और शिवाजी के काल में क्यों हुआ था? क्योंकि उनका जो युद्ध करने की जो प्रणाली थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग थी। उस टाइम पे जो युद्ध करने की प्रणाली थी वो छापामार प्रणाली, जो जिसमें जो सेना की कुछ टुकड़ियां जो होती थी वो छिपी रहती थी, और जब शत्रु लड़ते लड़ते थक जाते थे उसी समय वो टुकड़ियां हमला कर देती थी, जिसकी वजह से ये विजय प्राप्त कर लेते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, विलय नीति का संबंध है नाना साहब से, डलहौजी से, टीपू सुल्तान से, हैदर अली से। तो विलय नीति का संबंध किससे? डलहौजी से है। विलय नीति को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, राज्य हड़प नीति भी इसी को कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, कई नाम से इसको जाना जाता है। और इसी विलय नीति का शिकार हुई थी कौन? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमें ये टिक लगा देना है, कौन सा? डलहौजी। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 119 है ये। भारत में मौद्रिक नीति का संचालन करता है इलाहाबाद बैंक, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, विजया बैंक। तो मौद्रिक नीति का संचालन भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी कि आपका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्योंकि एक वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन है, भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक और यूनियन बैंक। तो यहाँ पे भारत में विदेशी व्यापार पर नियंत्रण करने वाला जो बैंक है वो है रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बा। और भारत में मौद्रिक नीति का संचालन भी रिजर्व बैंक ही करता है और विदेशी व्यापार पर नियंत्रण भी रिजर्व बैंक ही लगाता है। तो दोनों ऑप्शन आपके रिजर्व बैंक से रिलेटेड थे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपका 121 से लेकर के आपके सीधे 150 तक के क्वेश्चन। और चूंकि इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो 187 तक के हैं, लगभग 200 क्वेश्चन है, तो हम इसमें जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, क्योंकि आपके बहुविकल्पीय से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। वैसे डिटेल स्टडी के लिए चैनल पे आपके पूरी डिटेल स्टडी की क्लास आपको मिल जाएगी, और वीडियो में लिंक भी आपको मैं दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।